सेंटेंस में आ जाते हैं। व्हाट इज़ योर नेम बाय द वे। दूसरा या फिर कोई दूसरा पूछता हूँ, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फेवरेट टीचर। सो ये किसके अंदर आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आ गया। दूसरा पूछता हूँ, व्हाट इज़ योर बर्थ प्लेस, व्हाट इज़ योर बर्थ प्लेस। सो सिंपली अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे व्हाट आ गया, व्हाट, जो सेंटेंस शुरू में व्हाट आएगा, या फिर बहुत सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो इज, एम, इन सब से स्टार्ट होते हैं। जब हम टेंसेज डिस्क्राइब करेंगे, समझेंगे टेंसेज को, तो उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इज़ को यूज़ करते हैं, फिर व्हाट को यूज़ करते हैं, फिर हाउ को यूज़ करते हैं, और बाय द वे और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो बाद में हम देख लेंगे, अभी उसको मैं बताने इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बाय द वे। सो यहाँ पे जो सेंटेंस है तो व्हाट हो गया, उसके बाद में व्हाई हो गया, व्हाई मतलब क्यों, व्हाई हो गया, व्हाट हो गया, एंड मेनली व्हेयर हो गया, व्हेयर आर यू, व्हेयर। सो WH, यहाँ पे W मेन वर्ड है, उसके बाद में यहाँ पे WH है, यहाँ पे भी WH है। व्हेन भी बोल सकते हो, व्हेन यू स्टडीड एंड व्हेन यू हैव अ ड्रिंक एल्कोहल लास्ट टाइम, एनीवन यू कैन आस्क लाइक व्हेन यू हैव अ ड्रिंक एल्कोहल लाइक लास्ट टाइम। सो इस तरह से पूछ सकते हो व्हेन। उसके बाद में ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं। उसके बाद में हमने क्या बात किया था, इंट्रोगेटिव के बाद में हमने बात किया था कि कुछ और सेंटेंसेस के बारे में, जैसे कि इंट्रोगेटिव के बाद में इम्प्रेसिव सेंटेंसेज। यस, इम्प्रेसिव सेंटेंस। तो इम्प्रेसिव सेंटेंसेस कैसे सेंटेंस होते हैं, कुछ इस तरह से समझ सकते हो कि इम्प्रेसिव सेंटेंसेस। एंड लास्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। ओके, इम्प्रेसिव सेंटेंसेस। बाय द वे माय राइटिंग इज नॉट गुड, सो please understand impressive sentence, and then we will talk about the exclamatory sentences. What is the exclamatory sentence, उसके बारे में बात करेंगे कि लास्ट में exclamatory sentence क्या होता है। सो impressive sentence मतलब समझ लो कि तो हम impressive sentences like someone going to impress, and something like someone have done someone impress. Like examples you say like you are so cute, anyone, so that is what, that is a impressive sentence. You saying cute anyone, so this is what, this is you are impressing anyone, so it's a impressive sentence. Am I right? Yeah, I think you got it. Impressive sentence, there is you are so good, you are so good, so you are so good. Okay, so it is a what, it is a impressive sentence. And now if I talk about the, we have a lack of time, हमारे पास कमी है समय की, सो हम जल्दी कंप्लीट करते हैं। इसके बाद में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। सो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम ना, जैसे आश्चर्य आते हैं ना, इसको आश्चर्यवाचक सेंटेंस बोलते हैं। मुझे अच्छे से हिंदी नहीं पता, लेकिन आश्चर्य आना, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने कुछ सरप्राइज़ की, सरप्राइज, इसके अंदर सरप्राइज आ सकते हैं, या सरप्राइज, एनिमल सरप्राइज, या फिर कोई घटना घटता है, एक्सीडेंट। तो इन सब चीज़ों को अगर हम सेंटेंस लेते हैं तो उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जांपल, वाओ, यू से लाइक वाओ व्हाट ए मोमोज, I am pretty cool, like I am 100% confirm this one, like someone love to momos, so they say whenever they look, wow, what the pizza, who people who love pizza for eating, so उनको ऐसा अचानक निकल जाते हैं मुँह से कि wow, what a beautiful momos. Okay, so this is what, this is exclamative sentences. Like we feel surprise, yeah, directly we feel lot of surprise in that case. So this is what, this is for us to so if we feel lot of surprise, so we put in this exclamative sentence के अंदर हम इसको डाल देते हैं। so ये क्या हो गया, वो वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल मोमोज हो गए, मोमोज। सो खाने के बाद पता चलेगा कि किस तरह के मोमोज थे, बाय द वे। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे, लाइक तुम कहीं जा रहे हो और तुमने कहीं कोई बहुत अच्छी चीज़ देख ली। ओके, फॉर एग्जांपल कोई बहुत अच्छे सीन देख लिया, बहुत अच्छा सीन मतलब इन्वायरमेंट इस तरह से है जो दिखने के बाद में ऐसा लगे वाह क्या जगह है। ओके, सो एग्जांपल तुमने कहा वाओ व्हाट ए कूल प्लेस, व्हाट ए कूल प्लेस। ओके, सो व्हाट, दिस इज द एक्सक्लामेटिव सेंटेंसेस, एम आई राइट? ये एक एक्सक्लामेटिव सेंटेंस के अंदर आता है। व्हाट इज, व्हाट ए कूल प्लेस। ओके, यू से जस्ट व्हाट ए कूल प्लेस, वाह
what a cool place. Okay, so this is exclamative sentence. I think आप पता हो जाओगे कि क्या exclamative sentences क्या होते हैं। ये एग्जांपल भी मैंने बता दी, और एग्जांपल भी तुम बता सकते हो, डिस्कस कर सकते हो दोस्तों के साथ में या फिर किसी के साथ में। सो अब हम क्या करते हैं, टेंसेस देखते हैं कि टेंस क्या होते हैं। टेंसेस के बारे में देख लेते हैं एक बार कि टेंसेस क्या होते हैं। सो नाउ लेट्स गो टेंसेस पढ़ने के लिए। ओके, टेंसेज में बाय द वे 3 टाइप्स के टेंस आते हैं मेनली, जो हम सीखते हैं वो 3 टाइप के टेंस आते हैं, जिसमें से फर्स्ट आता है प्रेजेंट टेंस, जो जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, जो चल रहा है, प्रेजेंट टेंस। ओके, आई हुआ जस्ट सरप्राइज क्योंकि उस समय बोलते थे वर्तमान काल, सो आई जस्ट फीलिंग लॉट ऑफ फेयर कि वर्तमान काल किसको बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। मतलब जो समय चल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। मतलब ये समय चल रहा है, सो ये प्रेजेंट टेंस है। दूसरे में आता है पास्ट टेंस, जो समय बीत चुका है, लाइक जो 2 साल पहले हुआ था वो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं पास्ट टेंस। ये हमारा पास्ट टेंस है। ओके, उसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं, वो पास्ट टेंस था। ओके, सो दिस इज अ पास्ट टेंस। इसकी हिंदी भी लिख देता हूँ, ये वर्तमान काल बोलते हैं इसको, वर्तमान काल, जिससे कि समझ आ जाए। जिसको इंग्लिश नहीं आता वो हिंदी में समझ लेगा तो अच्छा रहेगा। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल हो गया, भूतकाल, ये बीता हुआ समय। हिंदी अच्छे से समझ सकते हो कि पास्ट टेंस मतलब बीता हुआ समय होता है। प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस है, फ्यूचर आने वाला। लाइक आई हैव लुक एट ए मूवी इन दैट देयर वाज अ फ्यूचर, व्हाट दे प्रिडिक्ट फ्यूचर, सो फ्यूचर आने वाले समय में क्या होता है, फ्यूचर। ओके, फ्यूचर लॉजिक, फ्यूचर टेंस। ओके, हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे कि क्या होता है ये सब चीज़ें। अब इसमें 12 टेंसेज होते हैं बाय द वे। कितने टेंस होते हैं, 12। 4 इसमें आएंगे, 4 टेंस इसके अंदर, 4 इसके अंदर, 4 इसके अंदर, तो 4 3 जा 12। सो 12 टेंसेज अपने को सीखना है। एक एक करके देखेंगे कि क्या क्या होते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का देखते हैं क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसके बाद में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद में पास्ट इंडेफिनिट देखेंगे। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखने के बाद में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखेंगे, फ्यूचर सिंपल टेंस देखेंगे। उसके बाद में तो धीरे धीरे देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज मैं बता देता हूँ कि क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, थोड़ा डिटेल में बताऊँगा। क्योंकि टेंसेज अगर आते हैं तो फिर इट इज़ वेरी सिंपल टू स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ग्रामर, फिर ग्रामर समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि टेंसेज का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रोल भी होता है इंग्लिश बोलने में। मैं क्या करता था, मैं हिंदी के ज़्यादातर जो सेंटेंस होते हैं उनको लिख लेता था, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करता था। इससे फ़ायदा क्या होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से ज़्यादा अच्छे से ग्रामर समझ आ जाती थी। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसकी पहचान होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कि हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है या पास्ट इंडेफिनिट। तो इसके लिए मैं ट्रिक बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक पहचान, अगर जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की होती है, वो होती है लास्ट में वर्ड के ता है, ती है एंड ते है, ऐसे शब्द आते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वह पढ़ता है, वह खेलता है। ओके, जैसे कि मान लिया मुकेश खेलता है, तो ये क्या आएगा, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आ गया। ठीक है, सो इसमें जो इसका जो रूल होता है वो दिखा देते हैं। सो सबसे पहले इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो देख ली, पहता है, ती है, ते है एंड बाय द वे और थोड़े सी चीज़ें आते हैं। फॉर एग्जांपल कि आया, सॉरी वो तो दूसरी टेंस में आएगा। इतना ही समझ लो, ये बेसिक है, और इतना ही समझने से ही समझ आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ मैंने पढ़ा तो इसके पीछे ये रीज़न था। पहचान लाइक आइडेंटिफिकेशन था है थी। इसका रूल्स जो हैं, मतलब रूल्स क्या हैं, तो रूल्स में आएगा सब्जेक्ट, सिंगुलर एंड प्लूरल, 2 चीज़ें होती हैं। ये शायद पता है सबको कि सेंटेंस में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन होते हैं। एक जन एक वचन, या एक जन बहुवचन मतलब बहुत सारे लोगों के, लाइक मोर पीपल। सो सिंगुलर एंड प्लूरल। ओके, सिंगुलर, दिस इज अ सिंगुलर एंड दिस इज प्लूरल। ओके,
सिंगुलर में सबसे पहले सब्जेक्ट, जो पहले मैं बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद में प्लस वर्ब, वर्ब प्लस यस या फिर ईएस, कोई दोनों में से एक लगाने का है। ये ध्यान में रखने का, अगर तुम्हारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो वर्ब के अंदर यस ये लगाना है या फिर ईएस लगाना है। आगे मैं सेंटेंस का एग्जांपल दूंगा तो उसमें बता दूंगा कि यस लगाना है या ईएस लगाना है और कहाँ पे किस तरह से यस या ईएस लगाने का है। ठीक है, सो ये इस तरह से होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो सिंपल, आई थिंक बोर नहीं हो रहा होगा और समझ भी आ रहा होगा। सो सब चीज़ पढ़ना रियली बोरिंग होता है पता है, लेकिन फिर भी कुछ अच्छा सीखने के लिए कुछ मेहनत तो करना पड़ता है ना। सो देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब होता है, देन यस या ईएस लगाते हैं एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, सो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। क्लियर? नाउ प्लूरल में क्या करेंगे, थोड़ा सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में वर्ब और ईएस नहीं लगाते हैं। गुड न्यूज़, यस या ईएस यहाँ पे नहीं लगाते हैं, प्लूरल में नहीं लगाते हैं। ओके, सो वर्ब, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल सेंटेंसेस, एग्जांपल अभी तो लिखना रहेगा अपने को, एग्जांपल इसके। सो मुकेश, क्या हमने बोला था, मुकेश मुकेश क्या खेलता है, कुछ भी, हॉकी खेलता है, हॉकी खेलता है, मुकेश हॉकी खेलता है, खेलता है। ओके, मुकेश हॉकी खेलता है। अब इसको कैसे हम बताएंगे कि इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मुकेश हॉकी खेलता है। सो दिस इज़ द ट्रिक, ये जो रूल्स हैं उसको धीरे ध्यान से पढ़ लो, आराम से हो जाएगा। मुकेश सब्जेक्ट है, सो यहाँ पे लिखो मुकेश, उसके बाद में हमें क्या लिखना है, वर्ब लिखना है, और यह यहाँ से मुकेश प्ले, प्ले मतलब खेलना। एक काम करना, या फिर मैं कभी बाय द वे एक वीडियो से एक वर्ब की लिस्ट बना दूंगा, जिसमें बहुत सारे वर्ब के नेम और उनके क्या इंग्लिश होता है उसको बता दूंगा, तो उसे याद करें, या फिर बहुत अलग जगह से या फिर इंटरनेट से वर्ब के बारे में ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। सो प्ले मतलब खेलना ही होता है। सो मुकेश प्ले, तो हमने क्या बोला था, ई एस लगाना है, ये सिंपल है, तो यहाँ पे क्या लगाएं, प्लेज, प्लेज। ओके, मुकेश प्ले हॉकी, ओके, ये प्लेज, ओके, प्लेज हॉकी, HOCKUI। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। दूसरा, दूसरे में आ जाएगा प्लूरल, वे बच्चे, ओके, वो लड़के फुटबॉल खेलते हैं। ओके, फुटबॉल खेलते हैं। किसी टाइप्स के भी सेंटेंस हिंदी में या लिख के उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट, ये अच्छा रीजन होता है। जिनको इंग्लिश नहीं आती है, जिनको ज़्यादा हिंदी आती है, उनके लिए आसान काम होता है इस तरह से लर्नना, बिकॉज हम भी इसी तरह से लर्न करते थे। सो वे लड़के फुटबॉल खेलते हैं। ओके, सो खेलते हैं, ठीक है। सो नाउ यू कैन से वे, दे, सबसे पहले हम यहाँ पे दे लिखेंगे, दे बॉयज़, या फिर दीज बॉयज़, या फिर ऐसे ही करते हैं, वो लड़के को दे ही हम लिखेंगे तो भी चलेगा। इंग्लिश की ये एक खासियत है कि हम वेरी सिंपल ही लैंग्वेज में ही उसको बोल सकते हैं, दे प्ले। फुटबॉल, बस सिंपल हो गया ना। इट इज़ सो सिंपल। आई थिंक इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल वर्ड सेंटेंसेस को बनाना काफ़ी आसान होता है। दे प्ले फुटबॉल, हो गया, गुड जॉब, कांग्रेस एवरीवन। उसके बाद में दूसरा जो होता है वो निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। सो निगेटिव सेंटेंस में, जैसे कि इसी में निगेटिव सेंटेंस किस तरह के होते हैं। सो निगेटिव सेंटेंस में इनके लिए भी अलग से रूल लगते हैं। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे,
सब्जेक्ट के बाद में ये हमारा सिंगुलर है, प्लूरल नहीं, मतलब एक वचन सिंगुलर, एक वचन सिंगुलर के लिए यूज़ कर रहे हैं। सब्जेक्ट, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में डज प्लस नॉट। ये एक चीज़ याद रखने का, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो उसमें डज का यूज करते हैं, DOES। ओके, सो प्रेजेंट सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, उसके बाद डज यूज़ करते हैं, उसके बाद नॉट, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे कर लेते हैं कि जैसे कि सब्जेक्ट में सिंगुलर में मान लिया कि राम स्कूल नहीं जाता है। क्या बोला मैंने? राम स्कूल नहीं जाते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और निगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हम इसमें क्या यूज़ करेंगे? इसमें हम डज यूज़ करेंगे, एब्सोल्युटली डज यूज़ करने वाले। सो यहाँ पे हो गया राम स्कूल नहीं जाता है। ओके, स्कूल नहीं जाते, नहीं जाता है। ओके, सो स्कूल नहीं जाते, तो यहाँ पे क्या हो गया? राम। देखो ध्यान से देखो, अगर समझ तभी आएगा जब थोड़ा मेरे जैसे सोचोगे। राम डज, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखूँगा? डज लिखूँगा प्लस डज, राम डज। फिर उसके बाद में क्या है? नॉट। उसके बाद में अपना वर्ब हो गया, यहाँ पे मैंने वर्ब नहीं लिखा था, सॉरी फॉर दैट। नॉट के बाद में क्या हो गया? वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। सो राम डज नॉट गो, या फिर हाँ गो टू कॉलेज, स्कूल होगा, गो टू स्कूल, या फिर गो टू, यहाँ पे इस टू लगाएंगे क्योंकि जोड़ने हैं संडेज को ऑब्जेक्ट को, तो इसलिए SCH2। तो क्या होगा? राम डज नॉट गो टू स्कूल। ओके, सो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। अगर नोट करना है तो कापी कलम निकाल लो और नोट कर लो। राम डज नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल, ठीक है, राम डज नॉट गो टू स्कूल। ओके, अब इसके बाद में देखते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे तुम बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कि श्याम गाना नहीं गाता है, श्याम खाना नहीं बनाता है, या फिर मान लिया कि खुशी खाना नहीं बनाती। क्या बोला मैंने? खुशी खाना नहीं बनाती। सो खुशी डज नॉट कुक फूड, ठीक है। इस तरह से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, कम से कम 10 एक सेंटेंस में कम से कम 10 सेंटेंस तो प्रैक्टिस करना ही चाहिए, बिकॉज उसको लर्न करना है। अगर समझना उस सेंटेंस को अच्छे से बोलना चाहते हो तो 10 सेंटेंस तो लर्न नहीं करना चाहिए असाइनमेंट के तौर पे, बाय द वे। सो इस तरह से तुम लिख सकते हो, ठीक है। ये फार्मूला नोट कर लो कि इस तरह से। अब प्लूरल के लिए क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल। सो सेम चीज़ है, सब्जेक्ट, उसके बाद में डज की जगह पे हम यहाँ पे डू लिखते हैं, ठीक है। मतलब अगर प्लूरल है तो हाँ हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डू लिखेंगे। डज नहीं लिखेंगे, यहाँ पे डू लिखेंगे। डू प्लस नॉट प्लस वर्ब। ओके, ये नॉट है, सॉरी अगर समझ नहीं आ रहा है तो। नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब, उसके बाद में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। सो क्या करेंगे आप? इस पर कूदते हैं। अब तुम बताओ क्या क्या होने वाला है। सब्जेक्ट क्या लेते हैं? सब्जेक्ट मान लिया कि वे मैच नहीं खेलते हैं। ओके, वो मैच नहीं खेलते हैं, ठीक है। अब देखो वे क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। दे डू नॉट, ठीक है, डू लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि हमारे रूल्स के अंडर में क्या आया था कि सब्जेक्ट के बाद में हम डायरेक्ट डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। सो दे डू नॉट प्ले, वर्ब है तो डायरेक्ट हम मेन वर्ब लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे हमें डू यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? डू यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो दे डू नॉट प्ले, क्या नहीं प्ले कर रहे हैं? क्रिकेट हो गए, सो क्रिकेट, ठीक है। इस तरह से बना सकते हैं। दूसरे भी एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल हम आज सिनेमा नहीं, सॉरी गलत हो रहा है, आज हम अब टीवी नहीं देखते हैं। हम अब टेलीविज़न सॉरी हिंदी में टेलीविज़न बोलते हैं, सो हम अब टेलीविज़न नहीं देखते हैं। ठीक है, नहीं देखते हैं। खैर मुझे पता है काफ़ी लोग देखते होंगे फिर बाय द वे मान लिया। सो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, बी हो गया अपना। ठीक है, बी उसके बाद में डू नॉट लिखना है। ठीक है, सो बी डू नॉट वॉच मूवी, बी डू नॉट वॉच मूवीज, ना वॉच मूवीज सॉरी मूवीज दीज डेज, या फिर नाउ वी डू नॉट वॉच। सो आई थिंक ये समझ आ गया। आप देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमने क्या किया, पहले तो पॉजिटिव सेंटेंस में बना लिया पॉजिटिव सेंटेंस, उसके बाद में निगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। 3 सेंटेंस ही होते हैं बाय द वे, 3 का यूज होता है, सो 3 ही बताएंगे हम भी। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस ईजी होता है बाय द वे, लेकिन थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं सबको भी, मुझे भी लगते थे और सबको भी लगते हैं इंट्रोगेटिव्स, क्योंकि उसमें थोड़ा, लेकिन वो डिफिकल्टी आराम से दूर हो जाएगी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। ओके, नाउ इसके रूल्स बता दें तो सिंपल, पहले सिंगुलर, उसके बाद में प्लूरल, सिंगुलर उसके बाद में प्लूरल, इस तरह से हम देखेंगे। तो सिंगुलर में सबसे पहले क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब है ना उसको पहले लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डू, ओके डू, उसके बाद में सब्जेक्ट। ओके, ये हेल्पिंग वर्ब है ना, पहले इसको जोड़ दो, हेल्पिंग वर्ब हो गया और पहले जोड़ दो। डू या फिर डज, दोनों में से कोई भी, डू या डज, डज या डू। ओके, इस तरह से इसे लिख सकते हो कि डज लिखो या फिर डू लिखो, डज या डू प्लस क्या लिखेंगे, डज या डू के बाद में, उसके बाद में लिखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा, बताओ सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा, डू, यू, प्ले, गेयर, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके गाइज, आर यू क्लियर, ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद में क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, डज या फिर डू, ये प्लूरल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने दोनों एक में मिक्स कर दिया, सिंगुलर प्लूरल सब एक में होगा। ठीक है, सो डज डू, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से वर्ब या फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब देखो कि सेंटेंस एग्जाम्पल लेते हैं। सो किसी से तुम पूछते हो क्या तुम मैच खेलते हो, इस तरह से पूछते हो क्या तुम मैच खेलते हो, किसी से तुम पूछ रहे होगे क्या तुम मैच खेलते हो, ऐसा सरप्राइज होगी क्या तुम मैच खेलते हो। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये प्लूरल सेंटेंस है, ये क्या है, प्लूरल सेंटेंस है। तो हमने क्या सीखा बताया था, हमने क्या देखा था कि डज या डू का यूज़ करते हैं, तो हमने क्या लिया, डू लिया, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम मैच खेलते हो, नो मैच नहीं खेलते, डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, समझ आए, डू यू प्ले क्रिकेट। दूसरा सेंटेंस में क्या तुम, क्या हम, सॉरी क्या नेहा खाना बनाती है, तुम पूछ रहे हो किसी से, सो क्या बोल रहे हो, क्या नेहा खाना बनाती है। ठीक है, सो क्या, सो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, ये सिंगुलर है, प्लूरल ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं, एक पार्टिकुलर आदमी के बारे में बात कर रही। सो यहाँ पे प्लूरल है, तो ये क्या हो जाएगा, डज। ठीक है, डज नेहा कुक
कुक फूड, बस हो गया सिंपल। इतना ही करना है, सिर्फ इसके पीछे लगा देना, डज डू लगाना है, उसके बाद में डू बोलना है। ये चीज़ का लगाना है। मैं बात कर रहा हूँ तो किस सेंटेंस में बोल रहा हूँ, मतलब ये पता होना चाहिए। हाँ, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बात कर रहा हूँ, ये इस तरह से यूज करूँगा, नहीं तो हमारा मेरी ग्रामर गलत हो जाएगी और बाद में प्रॉब्लम आएगी। तो अच्छे होते कि हमें ग्रामर अच्छे से आए। डज नेहा कुक फूड, ओके। दूसरा एग्जाम्पल कोई क्या क्या समझ में आ रहा है? दूसरा एग्जाम्पल के तौर पे कोई जैसे कि मान लिया क्या, सॉरी, तुम मैच क्यों खेलते हो, ओके। तुम क्यों गाते हो, किसी से किसी ने पूछा कि तुम क्यों गाते हो, ओके। सो इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये तो थोड़ा अलग है भाई, ये तो हमने पढ़ा नहीं, तो ये कैसे। सो इसमें मैंने बताया था कि जो हमारे पास कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, जैसे कि हुआ है, हुआ, व्हाट हुआ, इन सब का यूज़ हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या करेंगे, क्यों, हुआ है, डू यू सिंग, या गुड जॉब, ग्रेट जॉब, ठीक है। सो इस तरह से बना सकते। व्हाई डू यू सिंग, वो सिंपल सिंपल है ना, व्हाई डू यू सिंग, या तुम क्यों गाते हो, सो व्हाई डू यू सिंग। अब दूसरा कोई पूछे, दूसरा क्वेश्चन जैसे पूछना है किसी से, फॉर एग्जाम्पल कि क्या वे क्या नाचते हैं, सॉरी फनी है बट सही है, वो क्या वो नाचते हैं, ठीक है। सो इसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो व्हाट डू दे डांस, दे डांस, ठीक है। इस तरह से हम इसको क्या समझ सकते हैं, इस तरह से इसका बना सकते हैं, ठीक है। आई थिंक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एकदम से क्लियर हो गया होगा सबको। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखते हैं, अगर होते हैं तो उसके बारे में बता देता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। चार टेंसेज आएंगे एक एक के अंदर में, ठीक है। 12 टेंसेज टोटल होते हैं जिनको यूज़ करते हैं हम बोलने के लिए या फिर बात करने के लिए, या फिर इंग्लिश ग्रामर में 12 टेंस ही होते हैं टोटल पूरे ग्रामर के अंदर, जो कि हम शॉर्टकट में पूरा आराम से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या होता है, बेसिक क्या होते हैं, ठीक है। सो नाउ देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। आज 2 टेंस मैं कवर करूँगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। बाय द वे जितना होता है देखता हूँ, बिकॉज पेन इज नॉट आल्सो वर्किंग, सो दिस इज बैड। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, न्यूअस टेंस, ये बहुत आसान टेंस होता है और मेरा फेवरेट टेंस होता है। आई लव दिस टेंस, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज दिस इज सो सिंपल।